दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। किसी तरह का अंधविश्वास फैलाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। दोस्तों, आज मैं आप सबसे अपनी आप बीती कहने जा रहा हूँ। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर दोस्त कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ आप बीती या असली कहानी सुनाने को कहते हैं। मेरे दोस्तों, एक लेखक के लिए हर कहानी घटती है आप सबसे बांटे जाने के लिए। एक लेखक हर मंजर को, हर किरदार को जीता है। मेरी कोशिश रहती है और रहेगी कि मेरी कहानियाँ सिर्फ आपके कानों तक ही नहीं बल्कि आपके दिल तक पहुँचे। मैं लाऊंगा आप तक सिर्फ कोरे किताबी किस्से नहीं, बल्कि वो वाक़े जो किसी न किसी की ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। आज जो कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वो मेरी अपनी एक आप बीती, जिसने मेरे सोचने और जीने की धारा को एक अलग दिशा में मोड़ दिया। उम्मीद करता हूँ आप इस कहानी को पूरा सुन पाएंगे। दोस्तों, बात तब की है जब मैं 5 साल का था। बात बनारस की है। अपने बचपन का कुछ हिस्सा हम लोगों ने अपनी नानी के यहाँ बिताया था। एक अनोखी अजब सी दुनिया थी मेरी नानी के घर के आसपास। वो मेरी नानी के घर की खिड़की से एक सफेद रंग का पुराना घर दिखता था। वो शानदार बड़ा सा घर जो चंद घरों के पीछे होते हुए भी बादलों से निकले चांद की तरह दिन रात अपनी ओर खींचता रहता था। उस घर के बारे में कुछ तो अलग था, बिल्कुल अलग। वो कोई आम बात नहीं थी, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। उस फक सफेद घर को कोई चीज अलग बनाती थी तो वो थी एक खिड़की। एक ऐसी खिड़की जो किसी भी आम खिड़की से कहीं बड़ी, एक खूबसूरत विशाल खिड़की, इतनी बड़ी कि शायद 2-3 बड़े आदमी उसमें से एक साथ निकल सकते थे। हमारी खिड़की जिस पर अक्सर एक साथ कई बंदर बैठे रहते थे। मेरी नानी एक बर्तन में खिड़की पर खूब सारे चने रखती थी और मुझसे या घर में किसी भी बच्चे से बार बार एक दूसरे छोटे बर्तन में पानी भरने को कहा करती थी। एक बार भी ऐसा नहीं होता था कि मैं उस खिड़की के पास जाऊं और उस घर की ओर ना देखूं, बल्कि कई बार तो घंटों मैं उस खिड़की के पास बैठा उस दूसरी खिड़की को बेवजह देखता रहता। रात में हमें अंदर दूसरे कमरे में सुला दिया जाता था। मेरी नानी शायद जानती थी कि अगर मुझे उसी कमरे में सुलाया गया तो शायद पूरी रात सोने के बजाय मैं उस खिड़की को ही देखता रहूंगा। इस बात का सबूत यह था कि सुबह उठते ही मैं दांत साफ करने फिर उसी खिड़की के पास आ खड़ा होता था। इसकी कुछ वजह तो वो बंदर भी थे जिनसे मैं खेलता था, पर असली वजह थी वही खिड़की। एक शाम की बात है, मेरे मामा का बेटा जो काफी शरारती था वहां मेरे साथ खेल रहा था। वो जानता था कि मुझे उस खिड़की से कितना लगाव है और उसे हैरानी भी थी कि आज तक वह खिड़की हमने कभी भी खुली नहीं देखी थी। उस दिन ना जाने उसे क्या खुराफात सूझी कि अपने जेब में भरे बड़े सारे कंचों में से एक कंचा उसने खींच कर उस खिड़की की ओर दे मारा। कंचा ज्यादा दूर नहीं जा पाया। एक तो बेचारा छोटा सा कंचा और दूसरा उसके छोटे छोटे हाथ। बात कुछ बनी नहीं। खैर, बात उस बार तो वहीं खत्म हो गई, लेकिन मेरे मन में भी ये बात घर कर गई थी। उस रात काफी देर तक सोचने पर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी कि उस खिड़की के पार आखिर कोई रहता भी है या नहीं। इंसान तो क्या, अमूमन हमारी खिड़की पर बैठने वाले बंदरों और पक्षियों में से भी मैंने वहां किसी को जाता नहीं देखा था, बल्कि कई बार वहां कुछ एक मरे हुए कबूतर जरूर दिखे थे। और ये बात तो तय थी कि नानी किसी भी कीमत पर हमें वहां ये देखने जाने नहीं देती कि वहां
रहता कौन है। रात काफी हो चुकी थी, अब तक सब सो चुके थे। इस समय कोई भी शरारत करने का बिल्कुल सही समय था। मैंने अपने ममेरे भाई के पास से कुछ कंचे लिए और उसी के कमरे में उसके खिलौनों के बीच रखी एक गुलेल भी उठा ली। नानी की खिड़की के पास आकर मैंने गुलेल पर कंचा साधकर एक पक्का निशाना लगाया और उस रहस्यमय खिड़की पर दे मारा। कांच चटकने की आवाज हुई जो रात के सन्नाटे में शायद कई गुना तेज सुनाई दी थी। कौन है? उस आवाज ने नानी को भी नींद से शायद हल्का सा जगा दिया था। मैं नानी की खिड़की के नीचे दुबक कर चुपचाप बैठ गया। शरीफ अगर शरारत करे तो वो उसे और बड़ी लगती है। एक तो देर रात किसी का कांच टूट गया था और इधर खटके से नानी की नींद खराब हो रही थी। इतनी रात अगर मैं गुलेल और कच्चे के साथ पकड़ा जाता तो मेरी खैर नहीं थी। कुछ देर बाद मैं उसी कोने में हिम्मत करके खड़ा हो गया और अभी सोच ही रहा था कि क्या करूं कि एक सरसराती आवाज मेरे कानों से टकराई। ये लो तुम्हारा कच्चा। और वहां खिड़की में से एक सफेद हाथ जो किसी तरह के धुएं से बना लग रहा था, मेरे पास हवा में मेरा कंचा लिए झूल रहा था। मैं सब कुछ फेंक के डर के मारे वापस अपने बिस्तर पर भाग आया और कांपता हुआ चद्दर में दुबक कर लेट गया था। डर के मारे कपकपी छूट रही थी। इसके बाद मुझे मालूम नहीं कि कब मेरी आंख लग गई। सुबह नानी शोर मचा रही थी कि देखो कैसे निगोड़े बच्चे हैं जो गुलेल और कंचे यहां छोड़कर जाते हैं। सब बच्चों से पूछताछ हो रही थी, पर जैसा मैंने बताया कि अमूमन मैं शरारत नहीं करता था तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं गया। पर मेरे मामा का बेटा लगातार वहां खड़ा डांट खा रहा था और बराबर मुझे घूर रहा था। मैं खुद काफी घबराया और परेशान था। शरारत करने के बाद किसी राजदार को बताने का भी अलग ही मजा है। लगभग हर बार राजदार वो राज खोल देता है, पर शरारत किसी न किसी तरह तो खुलती ही है। और अब तो ये रात का वाकया भी मुझे उसे बताना ही था। मैं जानता था कि इस बारे में मेरी कोई मदद कर सकता है तो वही है। पर उस दिन वह कुछ ज्यादा ही उखड़ गया था। नानी ने उसकी गुलेल और सब कंचे जब्त कर लिए थे। उसने पूरा दिन मुझसे कोई बात नहीं की, यहां तक कि मेरे बुलाने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस सब से मैं इतना परेशान हो गया था कि चाहकर भी मैं शाम तक उस खिड़की के पास नहीं गया। मुझे यह भी डर था कि जाने कौन नानी से इस बारे में शिकायत करने आ जाए। पर शाम को मुझे एक मौका मिला, एक सुनहरा मौका, जब नानी शाम की आरती के लिए कुछ देर कमरे से बाहर घर के मंदिर में गई। मैं बिना एक पल गंवाए चुपके चुपके खिड़की के पास पहुंचा और उसी खिड़की पर नजरें गड़ा दी। बड़ी हैरानी की बात थी कि उस खिड़की का कांच बिल्कुल टूटा नहीं था। वो बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो पहले थी। पर कांच तो टूटा था और उसी खिड़की का टूटा था। ये पहेली मेरी समझ से बाहर थी। मैं चुपचाप आकर अपने कमरे में बैठ गया। अपनी परेशानी में आखिर बताता तो बताता भी किसे। उस समय अपनी मां को यह समझाना बेकार ही रहा कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बच्चों के साथ बैठाकर जबरदस्ती मुझे भी खाना खिला दिया गया और इसके बाद अनमने मन से कुछ 8:30-9 बजे मैं जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। देर रात जाने क्या समय रहा होगा, पर काफी रात हो चुकी थी। घर में कोई आवाज नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद जब मुझे पक्का हो गया कि सब सो चुके हैं तो हिम्मत कर मैंने आंखें खोली और फिर एक बार खिड़की के पास जाने के लिए मैं खुद को तैयार करने लगा। पर उस कमरे के अंधेरे में कुछ चमक रहा था। कुछ ध्यान से देखने के बाद मुझे लगा जैसे मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा है। असमंजस और डर से मेरी घिग्गी बन गई थी। अंधेरे में सफेद धुएं से बनी आकृति
खूब चमक रही थी। उसके 2 हाथ फिर आगे बढ़े और आवाज गूंजी, ये लो तुम्हारा कंचा। मुझे लगा कि अभी यहीं मेरे प्राण निकल जाएंगे। डर के मारे मैंने तेज तेज रोना शुरू कर दिया। माँ और नानी दोनों के कमरे की बत्ती जली और नानी की हिदायत पर आज रात माँ ने मेरे साथ ही सोने का फैसला लिया। पर इसके बाद भी मेरी आंखों में नींद कहाँ। मेरी आंखों से रह रह के आंसू गिर रहे थे। दिमाग और दिल दोनों की थकान से आखिर किसी तरह मेरी आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो मेरे कमरे में काफी लोग थे। माँ मेरे पास बैठी मेरे सर पर पट्टी कर रही थी और काफी परेशान दिख रही थी। दरअसल मुझे बुखार आ गया था। माँ ने उठते ही मेरे लिए चाय बनवाई और हल्के नाश्ते के बाद मुझे दवाई देकर फिर सुला दिया गया। मेरे पूरे बदन में काफी तेज दर्द हो रहा था। दवाई के जोर से मुझे गहरी नींद आ गई थी। शाम तक मैं सोता रहा, पर दिल पर उस डरावने हादसे से ज्यादा इस बात का बोझ था कि मेरी शरारत की डांट किसी और को खानी पड़ी थी। शाम को सब लोग मेरी अचानक खराब हुई तबीयत से परेशान थे और मेरे हिसाब से यह अच्छा मौका था मेरी शरारत के बारे में सबको बताने का। उठते ही कुछ समय के बाद मैंने नानी और माँ को बुलाकर इस बारे में सब बता दिया। मेरी नानी इस बात से बहुत हैरान थी। प्यार भरे गुस्से में उन्होंने बस मेरा कान उमेठा और मेरे कहने पर मेरे ममेरे भाई को बुलाकर खूब प्यार किया और उसकी गुलेल और कंचे वापस कर दिए। कुछ भी हो, पर मेरे दिल से ये बोझ तो उतर गया था। पर रात ढलते ढलते मेरा बुखार काफी तेज हो आया था। इतना तेज कि मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा था और खाना खाते ही उल्टियां हो रही थी। अब तक पापा भी मामा के साथ घर वापस आ चुके थे। सबने मिलकर फैसला लिया कि अब काफी रात हो चुकी है, सुबह होते ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। पर आज फैसला हुआ कि नानी और मम्मी दोनों मेरे कमरे में सोएंगे और रात अगर तबीयत खराब होती है तो मुझे इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया जाएगा। अब मुझे कुछ हौसला हुआ कि आज रात मैं अकेला नहीं होऊंगा। कुछ देर बाद सब सो गए और मैं भी खुद को कुछ सेफ महसूस कर रहा था। रात ढल गई थी। चांदनी छिटक छिटक कर उसी खिड़की से नानी के कमरे में और उसी कमरे से जुड़े मेरे कमरे में चारों ओर फैल रही थी। धीरे धीरे मेरी आंखें उन्नीदी सी हो रही थी। आधे सोए और आधे जागे सी मेरी गर्दन एक और लुढ़क सी गई। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे माथे पर कोई हाथ फेर रहा है। धीरे धीरे हाथ की उंगलियां मेरे माथे को सहला रही थी, पर यह छूना किसी इंसान के छूने जैसा नहीं था। पूरे हाथ की त्वचा एकदम पैनी और खुरदरी सी मेरे माथे की त्वचा से रगड़ खा रही थी। मेरे चेहरे के पास ही एक खतरनाक से चेहरे का मुंह धीमे से खुला हल्की सी खरखराती हंसी हंस रहा था। बड़ी बदबू आ रही थी उस चेहरे के खुले मुंह से। गंदे से भद्दे से दांत किसी रेडियम की चीज की तरह अंधेरे में खूब चमक रहे थे। मेरे एक और माँ गहरी नींद सो चुकी थी। पास में नानी एक दूसरे बिस्तर पर आंखें मूंद चुकी थी और दूसरी ओर ये घिनौनी चमकदार परछाई मेरे माथे को अपनी सूखी त्वचा से कुरेदती हुई अपनी भद्दी आवाज में अपना दूसरा हाथ मेरी तरफ लाते हुए धीरे से मेरे कान में बोली, ये लो तुम्हारा कंचा। और इसके साथ ही उसने मेरी छाती पर बैठकर मेरी गर्दन दबाना शुरू कर दिया। खौफ और दर्द से मेरी आवाज गले से नहीं निकल पा रही थी। मुझे अपने मुंह से कुछ गिरता हुआ सा महसूस हुआ और इसके बाद मैंने होश खो दिए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे घर के पास एक नर्सिंग होम में दाखिल करवाया गया था। मुझे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था और पास ही माँ और नानी कुछ बात कर रहे थे। माँ लगातार रोए जा रही थी और नानी उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। मेरी आंखें खुली देखकर माँ एकदम मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि रात को क्या हुआ था।
मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था और लगातार रोए जा रहा था। मां की बातों से मुझे मालूम हुआ कि मेरे माथे, चेहरे और गले पर त्वचा छिली हुई थी। साथ ही साथ बुखार बार बार आ रहा था। खैर, कुछ 2-3 दिन बाद मेरी हालत कुछ ठीक हो गई। जरूरी हिदायतों के साथ और दवाओं के साथ मुझे छुट्टी दे दी गई। मैं घर तो वापस आ गया था, पर उस हादसे ने मुझे बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। वो अनुभव एक ऐसा अनुभव था जिस पर मेरे कहने से शायद कोई विश्वास नहीं करता। अब मेरा मन उस खिड़की की ओर जाने का नहीं होता था। मैं एक कोने में चुपचाप बैठा रहता था, पर धीरे धीरे मुझे दौरे पड़ने लगे थे। यहां वहां रह रह कर चक्कर खाकर मैं गिरने लगा था। बैठे बैठे मैं बेहोशी की हालत में चला जाता था और मुझे मालूम होता कि कोई अपने खुरदुरे हाथों से मेरा माथा सहला रहा है। हालत बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टरी दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। इसी दौरान एक दिन नानी मुझे अपने साथ लेकर उसी खिड़की के पास अपने कमरे में बैठी थी। भरी दोपहर का समय था और खिड़की की ओट में बैठे बंदर धीरे धीरे अपना हाथ भिगोकर पानी की बूंदों से अपना गला तर कर रहे थे। गली में आने जाने वालों की आवाजाही कम हो गई थी। ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान बंदरों की हरकतों की ओर चला जाता। इतने में गली में नीचे एक भारी भरकम औरत की आवाज गूंजी। आत्मा हो, आत्मा भटक रही हो यहां, रे बच के रहियो आत्मा हो। उसकी आवाज से नानी की नींद खुली और वो जोर से बोली, भद्री मां, ये तो भद्री मां की आवाज है। और नानी नंगे पैर नीचे भाग गई। मैं ना चाहते हुए भी खिड़की के पास जाकर चिपक गया। सलाखों की वजह से नीचे ठीक से नहीं दिख रहा था, पर आवाज साफ आ रही थी। भद्री मां, पाए लागू, कैसी हैं आप? नानी बोली। पास मत आइयो मारे, आत्मा है थारे घर में, मार देगी थारे नाती को, मार देगी उसने। नानी के होश उड़ गए थे। वो भद्री मां की मिन्नत करके किसी तरह उन्हें ऊपर ले आए। भद्री मां ने अंदर आने से मना कर दिया और वे दहलीज पर बैठकर जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगी। नानी से थोड़े कच्चे चावल और लाल सिंदूर मंगवाया गया। एक छोटी कपड़े की पोटली में कुछ चावल सिंदूर के साथ एक मंत्र पढ़कर बंद कर दिए गए और भद्री मां मेरी नानी से बोली, जा उसके सर से फिरा के ले आ। नानी ने कांपते हाथों से वो पोटली मेरे सर पर फेरी और रोते हुए पल भर के लिए मुझे गले से लगा लिया। वो पोटली भद्री मां के हाथ में दी गई। हाथ में पोटली आते ही भद्री मां जोर से चीखी, सामान बांध ले, दिया बुझने को हो। नानी धक से बैठ गई। मैं पर्दे के पीछे छिपा सारी बात समझने की कोशिश कर ही रहा था कि मां बाहर आ गई और कुछ देर में नानी और मां के रोने की आवाज सुनते सुनते कब मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गया, मैं नहीं जानता, क्योंकि काफी दिन हो गए थे अब मुझे इस अजीब सी बीमारी से जूझते हुए। मुझे ठीक से याद है, शाम का धुंधलका पड़ चुका था। मैं अपनी मां की गोद में एक बड़े श्मशान के बीचों बीच लेटा था। घाट पर चारों ओर चिताएं और मरने वालों का बिलाप गूंज रहा था। यहां वहां बड़े बड़े बांस के डंडे लिए घूमते हुए डोम रह रहकर जलती चिताओं की लकड़ियां ठीक कर रहे थे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और मरने वालों के रिश्तेदारों के रोने की आवाजों के बीच मैं गुमसुम सा धरती के उस टुकड़े और खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आसमान में हल्के हल्के दिखते तारों की ओर कई जलती हुई लाशों का धुआं आग की हल्की लपटों के साथ आसमान को अलग अलग रंगों में रंग रहा था। मैंने गर्दन घुमा के आसपास देखने की कोशिश की तो कुछ दूरी पर भद्री मां मेरी नानी के साथ एक काले से बड़े से साधु के साथ बैठी थी। कुछ देर में कोई मंत्र बोलकर भद्री मां अपने बाल खोलकर
अपना सर जोर जोर से जमीन पर पटक रही थी। मेरी मां ने मुझे जगह देखकर मेरी आंखें ढककर मुझे गले लगा लिया और धीरे से बोली, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी मां के आंसू पोंछे और धीरे से बोला, सब ठीक हो जाएगा मां, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद ठीक ठीक क्या हुआ मुझे देखने का मौका नहीं मिला। मां बताती हैं उस अघोरी बाबा ने बहुत खतरनाक शव साधना की थी मुझे उस आत्मा से छुटकारा दिलाने के लिए। मेरे छोटे से मन के लिए शायद वो सब देखना ठीक नहीं होता, पर कहते हैं उसी की वजह से आज शायद मैं जिंदा हूं। मां कहती हैं उस साधना के लिए मेरी नानी को अपनी सोने की 2 चूड़ियां बेचनी पड़ी थी। आज नानी नहीं है, पर जब तक थी वो कहती थी कि भले ही मां ने मुझे पैदा किया हो, पर जिंदगी मुझे भद्री मां ने ही दी थी। मैं कभी जान नहीं पाया कि आखिर उस खिड़की के पीछे क्या था। मैं ये भी नहीं जानता कि वो रात को रोज मुझे डराने वाली आत्मा कौन थी। पर आज पूरे 32 साल बाद एक बार फिर मैं उस खिड़की के पास खड़ा सोच रहा हूं कि उस खिड़की ने मेरी जिंदगी में एक ऐसी खिड़की खोल दी जिसने मुझे मौत का अनुभव कराकर मेरे लिए जिंदगी के मायने ही बदल दिए। मेरे दोस्तों, जिंदगी के उस पार क्या है ये कोई नहीं जानता, पर यह तय है कि मौत को करीब से देखना जिंदगी के मायने बदल देता है। नानी के भगवान के पास जाने के बाद ये घर नीरेन भाई के पिताजी ने खरीद लिया था। आज इतने साल बाद मेरे थोड़े गुजारिश करने से आज एक बार फिर मैं उसी खिड़की के सामने खड़ा उसी खिड़की को देख रहा हूं। नीरेन भाई की और मेरी लाइफ पार्टनर आपस में खड़ी बात कर रही हैं और इतने में मेरी बेटी मेरे पास आकर पूछती है, पापा क्या ये वही खिड़की है? और जवाब में मैं उसको गोद में लेकर धीमे से मुस्कुरा दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियां लिखने में मजा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।